हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 9। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास है पहले यूनिट का 9वां वीडियो। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप यूनिट नंबर 1 के पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे मोलर आयतन क्या होता है या मोलर वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो कैसे क्वेश्चंस करने हैं। मोलों की संख्या से अणुओं की संख्या ज्ञात करना, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, भार ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करना। इन 4 चीजों को ज्ञात करना सीखेंगे हम। किसके आधार पर? मोलों की संख्या के आधार पर। कि यदि आपको मोलों की संख्या दी गई है तो आप उन मोलों की संख्या से पदार्थ के अणु, परमाणु, आयतन और भार किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे द्रव्यमान व आयतन से मोलों की संख्या ज्ञात करना। कि यदि आपको किसी पदार्थ का द्रव्यमान या उसका आयतन दिया गया है तो आप उस पदार्थ में उपस्थित मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमारा लेक्चर रहेगा। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज का हमारा सबसे पहला टारगेट है मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम। आज का हमारा सबसे पहला टारगेट है मोल अवधारणा। मोल अवधारणा या हम कह सकते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट में हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि मोल का मतलब क्या होता है, मोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जो शब्द यहाँ हमने लिखा है मोल, मोल शब्द का क्या अर्थ है, बस इतनी सी बात समझनी है। सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि ये जो मोल शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था ओस्टवाल्ड ने। मैं यहां लिख देता हूं, मोल शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो, उनका नाम था ओस्टवाल्ड। क्या नाम था बेटे? ओस्टवाल्ड। तो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग किया था। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा टारगेट है कि मोल का मतलब क्या होता है, मोल का अर्थ क्या होता है, मोल से क्या तात्पर्य है। मान लो मैं आपसे कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने आपसे पूछा कि एक जोड़ी में कितनी वस्तुएं होती हैं, एक जोड़ी में कितनी वस्तुएं होती हैं। तो आप क्या उत्तर दोगे? आप कहोगे कि सर एक जोड़ी में 2 वस्तुएं होती हैं। यदि मैं आपको कहता हूं एक जोड़ी जूते, इसका मतलब 2 जूते। एक जोड़ी चप्पल, इसका मतलब 2 चप्पल। एक जोड़ी चौक, इसका मतलब 2 चौक। एक जोड़ी कपड़े, इसका मतलब 2 कपड़े। तो आपको इस बात का पहले से ही पता है कि एक जोड़ी का मतलब होता है 2 वस्तुएं। इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूं
कि एक दर्जन का क्या मतलब होता है, अर्थात एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो आप क्या कहोगे बताओ। आप कहोगे कि सर एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 12 वस्तुएं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक जोड़ी केले का मतलब कितने केले, तो आप कहोगे कि सर एक जोड़ी बोल रहे हो तो 2 केले होंगे। और यदि मैं कहूं एक दर्जन केले बराबर कितने केले, तो आप कहोगे कि सर एक दर्जन केले का मतलब 12 केले। मैं कहूं एक दर्जन पेंसिलें बराबर कितनी पेंसिलें, तो आप कहोगे कि सर एक दर्जन पेंसिलें माने 12 पेंसिलें। तो आपको पता है एक जोड़ी में होती हैं 2 वस्तुएं और एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं। ये बात तो पता है ना आपको। तो इसी क्रम में यदि मैं एक मोल की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोल में होती हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तुएं। एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तुएं होती हैं। यदि आप किसी पदार्थ के एक मोल को जानना चाहते हो कि एक मोल का मतलब क्या होता है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि किसी पदार्थ के एक मोल का मतलब होता है उसकी वह मात्रा, उसकी माने किसकी, उस पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ की इतनी इकाइयां उपस्थित हों। यानी इतनी इकाइयां का मतलब चाहे वो परमाणु है तो इतने परमाणु उपस्थित हों, और चाहे वो अणु है तो इतने अणु उपस्थित हों, चाहे वो आयन है तो इतने आयन उपस्थित हों। भाई पदार्थ तो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार एक जोड़ी में 2 वस्तुएं होती हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, इसी प्रकार एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तुएं होती हैं। ठीक है बेटे, बताओ ये बात समझ में आई क्या। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी, हम परिभाषा लिख सकते हैं कि यहां से लिखते हैं, चलो। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ की कितनी इकाइयां उपस्थित हों, जिसमें उस पदार्थ की 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयां, यानी इतनी यूनिट इकाइयां उपस्थित होती हैं, ये लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया हमने। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी पदार्थ के उतनी मात्रा लो जितनी मात्रा में इतनी इकाइयां उपस्थित हों, 6.022 गुणा 10 की घात 23, और उतने पदार्थ को आप कहोगे एक मोल पदार्थ। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलो। मैंने आपसे पूछा एक जोड़ी केले का मतलब कितने केले, आपने कहा जी 2 केले। मैंने पूछा एक दर्जन केले का मतलब कितने केले, तो आप कहोगे 12 केले। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं ना कि एक मोल केले बराबर कितने केले, तो आप कहोगे एक मोल केले का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 केले। एक मोल पेन का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 पेन। एक मोल पेंसिल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 पेंसिल। एक मोल पेन का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 पेन। तो एक मोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको एक जोड़ी का मतलब पता है, एक दर्जन का मतलब पता है। ठीक है बेटे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा, क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा होगा
कि सर 1 मोल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता बेटे पता क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब बहुत सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं या सूक्ष्म कणों की गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग। सूक्ष्म कण का मतलब जैसे अणु, जैसे परमाणु, जैसे आयन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटॉन। तो ये जितने भी सूक्ष्म कण हैं, यदि हम इनकी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, इन्हें जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, इनकी गुणा करना चाहते हैं, तो हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि आप इतना सा टुकड़ा किसी पदार्थ का लोगे, मान लो इतना सा टुकड़ा आपने किसी पदार्थ का लिया है, इतना टुकड़ा, वो पदार्थ चाहे चौक ही क्यों ना हो, तो उस टुकड़े में तो बेटे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों असंख्य इसके अंदर परमाणु होंगे, असंख्य इसके अंदर अणु होंगे, और बहुत सारे आयन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अपार संख्या में इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। किसी भी पदार्थ के छोटे से टुकड़े में बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु उपस्थित होते हैं। और यदि हम उनके बारे में कैलकुलेशन उनकी करना चाहते हैं, तो हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, और उन बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अर्थात उनकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कैलकुलेशंस में गड़बड़ी होने के पूरे पूरे चांस होंगे, तो हमारा अनुमान या हमारी गणना बिल्कुल भी सही नहीं होगी। इसलिए हम इस शब्द का या इस मात्रक का प्रयोग करते हैं, मोल का। ये जो आपके पास संख्या लिखी हुई है 6.022 गुणा 10 की घात 23, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं n0 से या n0 से। तो इतनी बड़ी संख्या को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लिखेंगे केवल क्या, n0 या n0 लिख देंगे। और इसके साथ एक बात और आपको पता होनी चाहिए, यहां से लिखता हूं, चलो। मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, n से प्रदर्शित करते हैं। यह बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि यदि आपको मोलों की संख्या लिखनी है तो आप लिखोगे n, जैसे आप द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हो, स्मॉल m से, ठीक है, आयतन को v से प्रदर्शित करते हो, परम ताप को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हो, इसी प्रकार मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो संख्या है ना 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, ये संख्या, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और प्रदर्शित करते हैं n0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे, n0। n0 क्या, na लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा, na, a का मतलब एवोगैड्रो, a का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा 6.022 गुणा 10 की घात 23 को एवोगैड्रो नंबर अर्थात Na से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस संख्या को ना लिखकर एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हो या फिर Na लिख सकते हो। ए का मतलब क्या है यहाँ, एवोगैड्रो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको पता चल गया कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल यदि आप लेते हो तो इसका मतलब होता है उस पदार्थ की 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयां, इतने यूनिट्स। यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास 1 मोल
1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो आप बता सकते हो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का क्या मतलब होता है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। यही तो होता है बेटे। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके। जैसे मैं आपको पूछ सकता हूं कि 1 मोल, यदि मेरे पास 1 मोल CO2 के अणु हैं तो इसका क्या अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है इसका। 1 मोल CO2 के अणु में कितने CO2 के अणु होंगे। 1 मोल है तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 CO2 के अणु होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है बेटे। यदि कोई आपको कहता है, मान लो किसी ने आपको कहा है कि 1 मोल Cl नेगेटिव आयन है। क्या है, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वे कितने हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 Cl नेगेटिव आयन। 1 मोल Cl नेगेटिव आयन का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 Cl नेगेटिव आयन। यदि कोई आपको कहता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आपको बता देना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 मोल प्रोटॉन का मतलब कितने प्रोटॉन, तो आपको समझ जाना चाहिए 1 मोल प्रोटॉन का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 प्रोटॉन। तो यदि मैं आपको कहूं कि 1 मोल न्यूट्रॉन का मतलब कितने न्यूट्रॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 न्यूट्रॉन। ठीक है बेटे। यदि मैं आपको कहूं कि 1 मोल NaCl का मतलब कितने Cl, NaCl, तो आप समझ जाओगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 NaCl। बताओ ये बात समझ में आती है क्या। यदि मैं आपको कहूं 1 मोल कद्दू बराबर कितने कद्दू, तो आप कहोगे कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 कद्दू। यदि मैं कहूं 1 मोल केले बराबर कितने केले, तो आप कहोगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 केले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1 मोल शब्द का प्रयोग जहां भी हम करेंगे वहां इस संख्या को लिखेंगे कि 1 मोल का मतलब इतनी इकाइयां, 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयां। और इस संख्या को ना लिखकर आप Na भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, Na। यदि आप केवल Na लिख दोगे तो उसका मतलब यही है। इसे थोड़ा ठीक करके लिख दूं बेटे। Na को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या, ये आवोगाद्रो संख्या। और इस संख्या को ना लिखकर अर्थात 6.022 गुणा 10 की घात 23 को ना लिखकर आप Na लिख सकते हो। ठीक है बेटे। चलो खैर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 मोल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थ की 1 मोल की यदि हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उस पदार्थ की 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयां। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हमें समझना है बेटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या हम कह सकते हैं मोलर मास, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। अब मोलर द्रव्यमान या मोलर मास का क्या मतलब होता है। बहुत आसान मतलब होता है, एकदम आपके समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का 1 मोल है आपके पास। कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब तो अब आप समझते हो। यदि मैं कहूं 1 मोल परमाणु है तो आप बता दोगे कितने परमाणु हैं। यदि मैं कहूं 1 मोल अणु है तो आप बता दोगे कितने अणु हैं।
यदि मैं कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल प्रोटॉन है, 1 मोल न्यूट्रॉन है, 1 मोल केले हैं, 1 मोल सेब हैं, 1 मोल कद्दू हैं, तो आप 1 मोल का मतलब जानते हो 6.022 गुणा 10 की घात 23। हमने कहा कि मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, सुनो ध्यान से, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है ना, उसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान। और वो जो मोलर द्रव्यमान होता है वो परमाणु भार के बराबर भी हो सकता है, अणु भार के बराबर भी हो सकता है। ठीक है बेटे, वो परमाणु भार के बराबर भी हो सकता है, अणु भार के बराबर भी हो सकता है। वो कब परमाणु भार के बराबर होगा? मोलर द्रव्यमान परमाणु भार के बराबर तब होगा जब आपने 1 मोल परमाणु लिए हों। यदि आप 1 मोल परमाणुओं को लेते हो तो उनका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होगा, और 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान परमाणु भार के बराबर भी होगा। ठीक है बेटे, और यदि आपने लिए हो 1 मोल अणु, तो 1 मोल अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो अणु भार के बराबर होगा, और उसे भी आप मोलर द्रव्यमान कहोगे। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष यह निकला है कि मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, ये 1 लिखा हुआ है, 1, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब आप एक बात ध्यान रखोगे, 1 मोल का द्रव्यमान लिख दो या भार लिख दो, द्रव्यमान या भार एक ही चीज होती है यदि हम रासायनिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बेटे, एक बात और सीखनी है आपको कि यह का मतलब मोलर द्रव्यमान, यह परमाणु भार, यदि आपने परमाणुओं का 1 मोल लिया है तो परमाणु भार, या अणु भार, यदि आपने अणु लिए हैं 1 मोल तो उनका भार अणु भार के बराबर होगा, या सूत्र भार, यदि आपने 1 मोल आयनिक यौगिक लिया है, सूत्र भार के बराबर होता है, सूत्र भार के बराबर होता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं अभी और ज्यादा समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि किसी पदार्थ का 1 मोल यदि आपने लिया है तो उस 1 मोल का द्रव्यमान या फिर उस 1 मोल का भार, एक ही बात है। उस 1 मोल के द्रव्यमान या 1 मोल के भार को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। और ये मोलर द्रव्यमान अणु भार के बराबर भी हो सकता है, परमाणु भार के बराबर भी हो सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर समझेंगे और ज्यादा डिटेल में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे, अब तक मैंने आपको केवल 2 ही बातें समझाई हैं। सबसे पहली बात, 1 मोल का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तुएं। एक तो बात ये सिखाई है, और दूसरी बात सिखाई है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है मोलर द्रव्यमान। सिर्फ ये 2 बातें सिखाई हैं। तो 1 मोल का द्रव्यमान यदि आप निकालते हो तो उसे आप मोलर द्रव्यमान कहते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से। मान लो मैं आपको कह दूं कि आपके पास 1 मोल परमाणु है, 1 मोल परमाणु, चलो परमाणुओं लिखते हैं। 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणुओं का भार कितना होगा? ध्यान से समझिए जरा। 1 मोल परमाणुओं का भार बेटे परमाणु भार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परमाणु भार के।
और इसे ही हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। या कैपिटल एम से लिख दो आप, मोलर मास को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल, कि एक मोल परमाणुओं का भार जो होता है उसे आप परमाणु भार कहते हो, और वो मोलर द्रव्यमान भी कहलाता है, परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एक मोल अणु है, किसी भी पदार्थ के अणु है, एक मोल अणुओं का भार, यदि हम बात करते हैं एक मोल अणुओं के भार की, तो ये किसके बराबर होता है? अणु भार के। ग्राम में होता है बेटे बराबर, अणु भार ग्राम में। और ये भी मोलर द्रव्यमान ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। या आप इसे भी कैपिटल एम से लिख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान अणुओं के मोलर द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। कहते हैं दोनों को मोलर द्रव्यमान ही, पर दोनों के मान अलग अलग होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक मोल आयनिक यौगिक है, एक मोल आयनिक यौगिक, तो एक मोल आयनिक यौगिक का जो भार होगा, भार को आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो। एक मोल आयनिक यौगिकों का जो भार होगा उसे हम कहते हैं सूत्र भार या फार्मूला वेट, या सूत्र द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। केमिस्ट्री में तो चाहे भार कहो चाहे द्रव्यमान कहो, एक ही बात है। और ये भी बेटे मोलर द्रव्यमान के बराबर ही होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर ही होता है। और इसे भी आप कैपिटल एम से लिख सकते हो। तो हमें इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि एक मोल परमाणुओं का भार भी मोलर द्रव्यमान है, एक मोल अणुओं का भार भी मोलर द्रव्यमान है, एक मोल आयनिक यौगिक का भार भी मोलर द्रव्यमान है। पर जब हम एक मोल परमाणुओं के भार की बात करते हैं तो वो परमाणु भार के बराबर होता है, एक मोल अणुओं के भार की बात करते हैं तो वो अणु भार के बराबर होता है, और एक मोल आयनिक यौगिक का भार की बात करते हैं तो वो सूत्र भार के बराबर होता है। देखो अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और लगाते हैं बढ़िया बढ़िया से, चलो, जिससे ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। यदि मैं आपको कहूं कि आपको पूछ लूं कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, एम का मतलब क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे कि इसका मतलब होता है एक मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान। इसका यही तो मतलब होगा बेटे, द्रव्यमान कह दो या भार। मतलब यदि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या उत्तर दोगे? आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन एक परमाणु है, और परमाणु का मोलर द्रव्यमान यदि आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको एक मोल हाइड्रोजन परमाणु लेने पड़ेंगे, और एक मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो ही हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होगा। और ये किसके बराबर होगा? परमाणु भार के बराबर होगा। परमाणु भार के बराबर होगा ना, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन के परमाणु ले रखे हैं तो परमाणु भार के बराबर होगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ उत्तर आएगा 1 ग्राम। कितना आएगा? 1 ग्राम। इस चीज को ध्यान से समझो, दोबारा समझो, बिल्कुल जाग जाओ। जो किसी को नींद आ रही हो तो जाग जाओ, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझो। देखो क्या है, मैंने कहा कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बताओ कितना होता है, तो आप बता सकते हो 1 ग्राम। क्यों बता सकते हो? क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान का मतलब है एक मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान, और एक मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु भार के। क्योंकि यहाँ परमाणु है, एटम माने परमाणु, परमाणु का ही होता है परमाणु भार। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 ग्राम हमें लिखना होता है जब भी मोलर द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान बताओ कितना होता है,
तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान का मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं सोडियम का परमाणु भार। क्या पूछना चाह रहा हूं? सोडियम का परमाणु भार। तो यहां भी हम लिखेंगे 1 मोल सोडियम परमाणुओं का भार। भार लिख दो या द्रव्यमान लिख दो, एक ही बात है। ये द्रव्यमान भार एक ही चीज है। सोडियम का मोलर द्रव्यमान यदि हमें चाहिए तो हमें 1 मोल सोडियम के परमाणु लेने पड़ेंगे और उनका भार देखना पड़ेगा, और वो परमाणु भार के बराबर ही तो होगा सोडियम के। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। तो 23 ग्राम इसका उत्तर आएगा। सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम है। सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम है। इन तीनों बातों का एक ही मतलब होता है, और ये तीनों मतलब हमें पता होने जरूरी होते हैं। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि मुझे हिम्मत है तो ये बताओ कि CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। अब CO2 तो बेटे कोई परमाणु नहीं है, ये तो अणु है। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल CO2 अणु यानी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान या भार, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। CO2 का मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल CO2 अणुओं का भार। और अणुओं का भार है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटे? मैं यहाँ लिखूंगा अणुभार। और CO2 का अणुभार तो निकालना सिखा रखा है आपको, 44 आएगा। 44 निकाल के देख लेना चाहे, 44 ग्राम कैसे आएगा? कार्बन का तो 12 है और 2 है ऑक्सीजन 16 वाले, तो 16 दूनी तो 32 हो गए और 12, 32 और 12 कितने हो जाएंगे? 44। इस तरह आपको परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए और अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। चलो और समझते हैं थोड़ा सा। यदि मैं आपको कह दूं कि हिम्मत है तो NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल के दिखाओ कितना होता है। तो NaOH के मोलर द्रव्यमान का मतलब है 1 मोल NaOH अणुओं का भार। अणुओं लिख दो या अणु लिख दो, भार लिख दो या द्रव्यमान लिख दो। और अणुओं का भार है तो इसे आप कहोगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं कुछ बच्चे। और NaOH को जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 40 ग्राम। ठीक है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, 40 ग्राम आएगा। ये जो इनके अणुभार हैं इन्हें तो याद कर लेना चाहिए, परमाणु भार को और अणुभार को। परमाणु भार हो या अणुभार हो या सूत्र भार हो, इन सबको अब आप मोलर द्रव्यमान कह सकते हो। समझ रहे हो ना इस चीज को? परमाणु भार, अणुभार, सूत्र भार, इन सबको आप मोलर द्रव्यमान कह सकते हो। ठीक है, चलो एक और समझते हैं, NaCl का समझते हैं। NaCl का मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब है 1 मोल NaCl का भार। और 1 मोल NaCl का भार, NaCl तो बेटे आयनिक यौगिक है, तो यहां हम लिखेंगे सूत्र भार। ठीक है, परमाणुओं के लिए लिखते हैं परमाणु भार, अणुओं के लिए लिखते हैं अणु भार, आयनिक यौगिकों के लिए लिखते हैं सूत्र भार। Na तो होता है 23 और Cl होता है 35.5, तो 23 और 35.5 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। अब हम बात करते हैं NaCl के बाद हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट को। देख लो, चलो ये ज्यादातर पूछे जाते हैं ना पेपर में। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1 मोल Na2CO3 का भार, ऐसे ही लिख दो। वैसे सोडियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट को आप अणु मान सकते हो और यहां लिख सकते हो अणुभार। अणुभार, ठीक है बेटे, क्या है? अणुभार या सूत्र भार लिख दो आप, अणुभार लिख दो या सूत्र भार लिख दो।
जैसे यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सूत्र बाहर लिखना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप सूत्र बाहर लिख दो। यदि बिल्कुल सटीकता आपको चाहिए तो आप सूत्र बाहर लिख दो, क्योंकि इस यौगिक को यदि हम देखते हैं ना Na2CO3 को, तो इसमें आयन भी हैं, यानी आयनिक बंध भी है और सह संयोजक बंध भी है। दोनों तरह के बंध इसके अंदर हैं। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम और कार्बोनेट के बीच तो होता है आयनिक बंध, जब तो आयनों में टूटता है। दो तो बनते हैं Na पॉजिटिव आयन, एक बनता है CO3 डबल नेगेटिव आयन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होते हैं सह संयोजक बंध। तो सूत्र बाहर लिखना चाहो तो सूत्र बाहर लिख दो, नहीं तो अणु बाहर लिख दो, एक ही बात है। जोड़ दो, दोगे इसे, 2 सोडियम 23 वाले, एक कार्बन 12 वाला, 3 ऑक्सीजन 16 वाले, तो ये लगभग 106, एग्जैक्टली 106 आ जाएगा। 106 ग्राम। कितना आ जाएगा? 106 ग्राम। तो इस तरीके से आपको मोलर द्रव्यमान निकालने आने चाहिए। मैंने आपको बताया है मोलर द्रव्यमान का मतलब किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। अब वो 1 मोल परमाणु भी हो सकता है, 1 मोल अणु भी हो सकता है, 1 मोल आयनिक यौगिक भी हो सकता है। यदि वो 1 मोल परमाणु है तो समझ जाओ परमाणु भार के बराबर होगा मोलर द्रव्यमान। और यदि वो 1 मोल अणु है तो आपको समझना चाहिए कि वो अणु भार के बराबर होगा। कौन? मोलर द्रव्यमान। और यदि 1 मोल आयनिक यौगिक है तो मोलर द्रव्यमान सूत्र भार के बराबर होता है। ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटे, चलो अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हमें सीखना है मोलर आयतन। अब हम सीखेंगे बेटे मोलर आयतन। बहुत आसान है मोलर आयतन, या हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी गैस के 1 मोल को लो एनटीपी पर। यदि आपके पास कोई भी गैस है और एनटीपी पर उसका 1 मोल आप लेते हो, 1 मोल तो समझते हो कितने अणु होने चाहिए 1 मोल में गैस के? 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के का मतलब प्रत्येक गैस के। शर्त यह है कि गैस को एनटीपी पर लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या मातादा मानक ताप दाब, या सातादा सामान्य ताप दाब। यदि आप किसी भी गैस के 1 मोल को लेते हो एनटीपी पर तो उसका आयतन होता है 22.4 लीटर, और इस आयतन को ही हम कहते हैं मोलर आयतन। ठीक है बेटे, तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो एनटीपी पर, एनटीपी तो समझते हो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल, प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन, प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। आयतन 22.4 लीटर होता है, चाहे कोई भी गैस हो। इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। इस आयतन को क्या कहते हैं? मोलर आयतन कहते हैं। देखो, मोलर द्रव्यमान प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग होता है, पर मोलर आयतन प्रत्येक गैस का एक जैसा होता है, 22.4 लीटर। इस बात को समझ जाओ बिल्कुल ध्यान से। जैसे कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो आप। यदि मैं आपको कहता हूं कि हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन का मोलर आयतन बताओ कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर आयतन, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन के मोलर आयतन का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन
अणुओं का आयतन, यही तो कहोगे आप कि मोलर आयतन का मतलब क्या होता है, एक मोल गैस का आयतन। तो आप कहोगे एक मोल हाइड्रोजन अणुओं का आयतन, और एक मोल गैस का कह दो या हाइड्रोजन अणुओं का कह दो, कितना होता है आयतन एक मोल का? 22.4 लीटर होता है, चाहे कोई सी भी गैस है। तो यदि मेरे से कोई पूछता है कि हाइड्रोजन का मोलर आयतन बताओ, मैं सीधा उत्तर दे के मार दूंगा उसके मुंह पे, 22.4 लीटर है। यदि किसी ने पूछा हाइड्रोजन का मोलर आयतन किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि एक मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन या एक मोल हाइड्रोजन अणुओं का आयतन ही हाइड्रोजन का मोलर आयतन कहलाता है, और इसका मान 22.4 लीटर होता है। ठीक है। अच्छा चलो इस एग्जांपल को देखो आप। यदि कोई पूछता है O2 का मोलर आयतन किसे कहते हैं, O2 का मोलर आयतन किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा एक मोल O2 गैस का आयतन, अणुओं की जगह गैस भी आप लिख सकते हो, एक मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन ही ऑक्सीजन का मोलर आयतन कहलाता है। और इसका मान कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है। जो बच्चे सोने के प्रयास में लगे हुए हैं वे जाग जाओ, सोने की चेष्टा ना करो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। यदि आपको नींद आ रही है तो वीडियो को रोको और थोड़ा मुंह धो के आओ पानी से, ठंडे पानी से, और फिर दोबारा पढ़ो। ठीक है। यदि चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। भाई कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो मैं कर नहीं रहा हूं कि प्रसाद के टाइम पे ही जागना है आपको। आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे, सोना नहीं है किसी को बिल्कुल भी, ध्यान दो पढ़ाई पे बिल्कुल। देखो, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताओ जरा, CO2 का मोलर आयतन, CO2 का मोलर आयतन बता दोगे आप? CO2 के मोलर आयतन का मतलब होता है एक मोल CO2 गैस का आयतन। एक मोल CO2 गैस का मतलब होता है CO2 के एक मोल अणु ले रखे हैं, यानी CO2 के 6.022 गुणा 10⁻23 अणु ले रखे हैं। तो ये भी कितना होता है? 22.4 लीटर। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर ही होता है, अर्थात किसी भी गैस का मोलर आयतन 22.4 लीटर ही होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल, मोलर आयतन का क्या मतलब है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, एक हेडिंग लिखते हैं, चलो नोट। मोलर आयतन तो आपकी समझ में आ गया, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। हमें पता चला है कि यदि कोई हमारे से पूछता है कि मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब है, तो हमें पता चल गया कि एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान है। पर इस चीज को ध्यान रखो, एक मोल का द्रव्यमान तो मोलर द्रव्यमान है, ये तो बात ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखो कि मोलर द्रव्यमान जो है या तो वो अणुभार के बराबर होगा, या तो वो अणुभार के बराबर होगा, और या फिर होगा वो परमाणु भार के बराबर। या तो वो अणुभार के बराबर होगा या फिर परमाणु भार के बराबर होगा, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ग्राम में, ग्राम में। ठीक है। ये तो हमें पता है कि मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का भार, एक मोल का वजन। अब वो एक मोल परमाणु है तो वो परमाणु भार के बराबर होगा, एक मोल अणु है तो वो अणु भार के बराबर होगा, और मात्रक क्या होगा? ग्राम। इसी तरीके से हमें अभी अभी पता चला है मोलर आयतन। मोलर आयतन का मतलब किसी गैस के एक मोल का आयतन, और ये हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर एनटीपी पर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, और एनटीपी पर होता है। इस बात का ध्यान रखना है, किस पर होता है? एनटीपी पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बहुत अच्छी अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और भी ज्यादा। देखो जरा ध्यान से, मान लो मैं यहां लिखता हूं बेटे, मान लो मैंने यहां लिखा है पदार्थ,
एक पदार्थ लूंगा मैं, वो पदार्थ अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। यहाँ तो मैं लिखूंगा पदार्थ, और पदार्थ के बाद यहाँ लिखूंगा मैं कि उस पदार्थ के हमने कितने मोल लिए हैं, उस पदार्थ के कितने मोल लिए हैं उसे यहाँ लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे कि उस पदार्थ के उतने मोल में जितने हमने लिए हैं उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या। पदार्थ के जो मोल हमने लिए हैं उतने मोलों में कितने अणु उपस्थित हैं, अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है बेटे। और फिर हम लिखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। यहां लिखता हूं परमाणु, परमाणुओं की संख्या। फिर हम लिखेंगे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ली गई मात्रा में। और फिर लिखेंगे हम भार कितना होगा, यहां लिख लेंगे हम भार, और यहां लिख लेंगे हम आयतन, यहां लिखेंगे आयतन। ठीक है बेटे, आयतन है, आयतन ध्यान रखना है आपको, आयतन है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस ही तो है, हाइड्रोजन का अणु है, और हाइड्रोजन का 1 मोल हमने लिया है। हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हैं, 1 मोल। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन, ये 2 जरा सही बनाऊं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, तो उसमें अणु कितने होंगे, कितने अणु होंगे बेटे 1 मोल हाइड्रोजन गैस में। बड़ी सिंपल सी बात है, 1 मोल में कितनी वस्तुएं होती हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में या हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23। इतनी तो होंगे बेटे अणु। अब यदि हमारे से पूछा गया है कि परमाणुओं की संख्या बताओ, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बताओ, तो मुझे यूं बताओ, ये हाइड्रोजन का 1 अणु है, 1 अणु में कितने परमाणु हैं, 2। तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे, ये अणुओं की संख्या ही तो है। 1 अणु में 2 परमाणु हैं, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे। इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो यहां आ जाएगी परमाणुओं की संख्या 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। गुणा तो कर ही लोगे आप, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, वो उत्तर आ जाएगा। अब यदि भार की बात करें हम, भार पे आ जाओ। यूं बताओ, किसी भी गैस के 1 मोल का भार या किसी भी अणु के, ये अणु है या परमाणु है, अणु है ना बेटे। H2 तो अणु है क्योंकि 2 परमाणु इसमें मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संयोजित हैं। तो किसी भी अणु के 1 मोल का जो आयतन होता है उसे आप कहते हो मोलर आयतन, और अणु के 1 मोल का आयतन है तो अणु भार के बराबर होगा। और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, यदि आप हाइड्रोजन का अणुभार निकालना चाहते हो तो 2 गुणा 1, 2 परमाणु हैं, 1-1 परमाणु भार वाले, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे भार इसका होगा बेटे 2 ग्राम। कितना होगा, 2 ग्राम। और किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, यूं बताओ आप, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, बता सकते हो। 1 मोल के आयतन को हम कहते हैं मोलर आयतन। क्या कहते हैं बेटे, मोलर आयतन। और प्रत्येक गैस से 1 मोल का आयतन, अर्थात प्रत्येक गैस का मोलर आयतन 22.4 लीटर ही होता है। तो आयतन यहां आएगा, कितना आएगा बेटे, 22.4 लीटर, इतना होगा इसका आयतन। ये क्वेश्चन में जितने भी स्टेप हमने इन क्वेश्चंस में लिए हैं वे सारे आने चाहिए। हमें दिया गया था हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, हमने बता दिया अणु उसमें इतने हैं, Na के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। परमाणुओं की संख्या 2 × Na है, यानी आवोगाद्रो संख्या की दुगनी है, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु है, तो इतने अणुओं में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आवोगाद्रो संख्या को 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। भार
हमें पता है 1 मोल लिया है हाइड्रोजन का, तो 1 मोल हाइड्रोजन का भार उसका मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी अणु भार के बराबर होगा, और हाइड्रोजन का अणु भार होता है 2। 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जिसे हम कहते हैं मोलर आयतन। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ सॉल्व। मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल लिया है, ये तो अणु नहीं है, ये तो परमाणु है। यदि आपने हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल लिया है तो इसमें अणुओं की संख्या नहीं निकाल सकते, परमाणु ही तो है हमारे पास ये सारे। परमाणु तो निकाल सकते हो, परमाणु बताओ कितने होंगे। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होंगे, क्योंकि ये परमाणु है। 1 मोल परमाणु माने इतने परमाणु। भार, 1 मोल परमाणुओं का भार बराबर परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 ग्राम। और वो परमाणु है, आयतन तो आप लिख ही नहीं सकते हो। यदि गैस होता तभी तो आयतन लिखते 22.4 लीटर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं के 2 मोल आपको दे दिए जाएं, तो 2 मोल में परमाणु है, अणु तो हम लिख ही नहीं सकते हैं बेटे। बेटे ये तो परमाणु है, अणु थोड़ा ही लिखेंगे हम इसमें, इन्होंने जोड़ के बॉन्ड थोड़ा ही बना रखे हैं आपस में। यहां आ जाओ आप। 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? इतने। तो 2 मोल परमाणुओं में कितने हो जाएंगे? इसके दुगने हो जाएंगे। 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, इतने तो हो जाएंगे बेटे। हाइड्रोजन परमाणु के 2 मोल में इतने परमाणु होंगे, यानी आवोगाद्रो संख्या के दुगने। 1 मोल में इतने होते हैं, तो 2 मोल में 2 से गुणा कर दोगे। भार, 1 मोल का भार 1 ग्राम होता है, तो 2 मोल का भार कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। आयतन हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु है, गैस नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो जरा कैसा क्वेश्चन है। NaCl है, और NaCl का 1 मोल दिया गया है आपको। यदि आपको NaCl का 1 मोल दिया गया है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। NaCl का अणु आप इसे मान सकते हो, वैसे तो इसे आयन सूत्र मानना चाहिए, पर अणु मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। NaCl के 1 मोल में कितने अणु होंगे? NaCl के 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होंगे। इतने ही तो होंगे बेटे। और परमाणु कितने होंगे? भाई आप देखो, एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 हैं, एक तो सोडियम का, एक क्लोरीन का। एक में 2 हैं, एक अणु में 2 परमाणु है, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे बताओ। इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो परमाणु हो जाएंगे 2 × 6.022 गुणा 10⁻23, इतने परमाणु होंगे। भार, भार बराबर होगा सूत्र भार के बराबर या फिर अणु भार के बराबर। सोडियम का तो होता है परमाणु भार 23 और Cl का होता है 35.5। तो इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, अभी हमने जोड़ा भी था, 58.5 ग्राम ये भार होगा। और NaCl कोई गैस थोड़ा ही है जिसका आयतन हम बता दें। यदि मैं आपको कहूं कि H2O है, और H2O के मैंने आपको दे दिए 2 मोल, तो आप यूं बताओ अणुओं की संख्या कितनी होगी? भाई 2 मोल में अणुओं की संख्या हो जाएगी 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, इतनी तो हो जाएगी। या 2 गुणा Na लिख दो। इस बड़ी सी संख्या को आप Na लिख सकते हो, आवोगाद्रो संख्या लिख सकते हो। परमाणुओं की संख्या बता दोगे। एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 तो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, 3 है। एक में 3 है, तो इतनों में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करनी है इस संख्या की, 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है बेटे, पता चला है ना क्यों? देखो एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। कर दी 3 से मल्टीप्लाई। भार, भाई 1 मोल का भार तो होता है 18 ग्राम। H2O का अणुभार 18 होता है ना, 1 मोल का तो होता है 18 ग्राम, पर ये तो 2 मोल हैं। 2 मोल हैं तो 18 दूनी 36। देखो 2 मोल हैं
और 18 होता तो ये कितने ग्राम हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ हम लगाएंगे डैश, क्योंकि जल कोई गैस नहीं है। यदि गैस के 2 मोल होते तो हम कर देते कि 22.4 लीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आयतन यदि हमें निकालना था। आयतन तो गैस के केस में ही निकलेगा। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस के 2 मोल ले लो आप, अब निकलेगा आयतन। ऑक्सीजन गैस के यदि 2 मोल लिए हैं तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या दुगनी हो जाएगी आवोगाद्रो संख्या की, दुगनी हो जाएगी ना भाई। यदि ऑक्सीजन गैस का 1 मोल होता तो अणु कितने होते? 6.022 गुणा 10⁻23 होते। पर ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं है, 2 मोल हैं, इसलिए इस संख्या को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकलेगी अणुओं की संख्या। उत्तर जब आप निकाल लोगे न्यूमेरिकल में तो 2 से गुणा करके ही लिखना है उत्तर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 6 12, 12.044 गुणा 10⁻23, इतना आएगा उत्तर। परमाणुओं की संख्या बता दोगे? बताओ एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इस पूरी संख्या को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, इतने परमाणु होंगे। किसमें? ऑक्सीजन गैस के 2 मोल में इतने तो अणु होंगे, ऑक्सीजन गैस के 2 मोल में इतने परमाणु होंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे आवोगाद्रो संख्या को। और भार, ऑक्सीजन के गैस के 1 मोल का भार तो होता है इसके अणुभार के बराबर, यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटे? 16 दूनी 32। देखो 16 दूनी 32, 1 मोल का तो 32 ग्राम है, पर ये तो 2 मोल है बेटे, तो 2 मोल हैं तो 2 गुणा 32 यानी कि 64 ग्राम। 64 ग्राम इसका आएगा भार या द्रव्यमान, जिसे आप कह सकते हो मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तो इसका 32 ग्राम है, पर 2 मोल हैं तो 2 मोल का 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। आयतन, 1 मोल गैस का आयतन तो होता है 22.4 लीटर, पर ये तो 2 मोल गैस है, मोल कितने हैं? 2। 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बताओ? 2 मोल का हो जाएगा 22.4 का दुगना, 22 का दुगना 44 और 4 का 8, इतने लीटर, 44.8 लीटर। बताओ समझ में आती है क्या बात? कितना हो जाएगा बेटे? 44.8 लीटर। अब आते हैं हम CO2 का कर रहे, चलो एक क्वेश्चन। CO2 का 1 मोल यदि आपको दिया जाए तो अणु बता दोगे? हाँ 1 मोल है तो अणु 6.022 गुणा 10⁻23, ये तो हो गए अणु। परमाणु बता दोगे? भाई 1 मोल है, एक अणु में होते हैं परमाणु 3, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, एक अणु में परमाणु 3 है, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 गुणा 10⁻23 को कितने से मल्टीप्लाई करी? 3 से, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु है, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इस संख्या को 3 से गुणा कर दो। भार, भाई CO2 के 1 मोल का भार इसके अणुभार के बराबर होगा, और इसका अणुभार होता है 44, CO2 का 44 होता है, आप निकाल के देख सकते हो, कल हमने करवाया भी था, अणुभार निकालना सिखाया था आपको। और CO2 के 1 मोल का आयतन कितना होता है बताओ? भाई किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन तो 22.4 लीटर ही होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। अब आप एक और कर लो, इसमें क्वेश्चन NaOH का कर लो। मान लो NaOH के आपको 3 मोल दिए गए हैं, तो अणुओं की संख्या बता दोगे? अणुओं की संख्या होगी 3 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, ये तो हो जाएगी अणुओं की संख्या, गुणा करके आप लिख सकते हो। परमाणुओं की संख्या, भाई एक अणु में कितने परमाणु हैं? एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, 3 है, तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो अणुओं की संख्या इतनी तो थी, इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया है। भार, भाई 1 मोल का भार होता है कितना? 1 मोल का भार होता है इसके अणुभार के बराबर 40, 1 मोल का 40, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 1 मोल का 40, तो 3 मोल का 40 को 3 से गुणा कर दी,
कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 ग्राम। कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। और NaOH कोई गैस तो है नहीं जो यहाँ मैं 22.4 लीटर लिखूं या 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए बेटे। देखो, एक सारणी के रूप में हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए हैं, एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में। ये कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए जिसे आप कहते हो मोल कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए मोल का क्या मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए मोलर आयतन का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो एक और टॉपिक करते हैं कवर, ध्यान से देखेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, चलो आपको एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। नोट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और बहुत काम आने वाली। यदि आपको मोलों की संख्या निकालनी है ना, यदि आपको निकालनी है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, n लिखते हैं ना, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो मोलों की संख्या निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत अच्छा तरीका है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। भार को आप W से लिख सकते हो, अणुभार को आप लिख सकते हो M से। यदि आप भार बटे अणुभार सूत्र का प्रयोग करते हो तो आपको मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपको अणु दिया है तभी तो अणुभार का प्रयोग करोगे। यदि परमाणु दिए हैं तो आप प्रयोग करोगे भार बटे परमाणु भार का। भार को तो W से ही लिखते हैं, परमाणु भार को A से लिख सकते हो आप, एटॉमिक वेट। तो मोलों की संख्या निकालनी हो ना, तो भार बटे अणुभार का सूत्र का प्रयोग करो, या भार बटे परमाणु भार का प्रयोग करो, या फिर आप एक और सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। यदि गैस आपको दी गई है आयतन बटे 22.4, आयतन यहाँ लीटर में लेना है, किसमें लेना है, लीटर में। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, आयतन को V से भी तो लिख सकते हैं, V अपॉन 22.4। तो मतलब कहने की बात यह है कि ये 3 फार्मूले बहुत काम के हैं। कौन से, मोलों की संख्या निकालने के। पहला फार्मूला भार बटे अणुभार, दूसरा भार बटे परमाणु भार, तीसरा आयतन बटे 22.4 लीटर। इन तीनों में से जो फार्मूला जहां फिट बैठता हो वहां उसे फिट करो और सवाल को निकाल के बाहर करो। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। करते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन दिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। 18 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या, 18 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आ गया है पेपर में, मान लो क्वेश्चन आया है 18 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे, देखो यहां से करेंगे इसे सॉल्व। मुझे ये बताओ हाइड्रोजन अणु है या परमाणु है। तो आप कहोगे अणु है सर, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। और अणु है और अणु का भार दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला भार बटे अणुभार। तो हमें पता है चूंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ये हो जाएगा। भार कितना है, 18 ग्राम। और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का अणुभार तो निकालना आता है आपको। हाइड्रोजन का अणुभार जब भी आपको निकालना है, 2 हैं हाइड्रोजन, 1 परमाणु भार वाले, 2 एकम 2, ऐसे ही तो निकालते हैं अणुभार। अणुभार निकालने के तो बहुत तरीके आपको सिखा रखे हैं। तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है 2, और 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 9 18, तो 9 मोल। ये उत्तर आया, कितने मोल आए, 9 मोल। 18 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 9 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं, 9 मोल हाइड्रोजन गैस के। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है बेटे 46 ग्राम सोडियम में मोल्स की संख्या या मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। 46 ग्राम सोडियम में। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम तो बेटे परमाणु है, और सोडियम परमाणु है तो मोलों की संख्या निकलेगी भार बटे परमाणु भार से। परमाणु भार को तो ए से लिखते हैं, तो ए लिख दो आप, भार बटे परमाणु भार, ए लिखा है हमने। भार बताओ कितना है, भार है 46 ग्राम, और सोडियम का परमाणु भार होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। तो 23 दूनी 46, तो 2 मोल हमारा उत्तर आया है। ठीक है, 2 मोल आया है उत्तर, या मोल्स बहुवचन लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 89.6 लीटर अमोनिया गैस में मोलों की संख्या बताओ। 89.6 लीटर अमोनिया गैस में मोलों की संख्या बतानी है हमें। बताओ, बता दोगे क्या? देखो, ये गैस का क्वेश्चन है, और गैस के लिए यदि आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो आयतन बटे 22.4, यही तो लगता है फार्मूला। आयतन कितना दे रखा है इन्होंने? 89.6, और ये हो जाएगा 22.4। तो जब आप कैंसिल करोगे, 22 चौक तो 88 हुए, और 4 चौक हुए 16, 4 बार कैंसिल होगा, तो ये आ जाएंगे 4 मोल। कितने आ जाएंगे? 4 मोल आ जाएंगे। शॉर्ट में मोल लिखते हैं, और पूरा लिखना है तो मोल्स या मोल लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं MOL, ध्यान रखना है। तो कितने मोल आए हैं अमोनिया गैस के? 4 मोल। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। 49 ग्राम H2SO4 में अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 49 ग्राम H2SO4 में अम्ल माने H2SO4 के मोलों की संख्या, अम्ल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बतानी है अम्ल के मोलों की संख्या। ठीक है बेटे, चलो यहां से बताते हैं। आपको पता है H2SO4 एक अणु है, और मोलों की संख्या फिर निकलेगी भार बटे अणु भार से। भार कितना है? 49 ग्राम, और अणु भार कितना होता है? 98। H2SO4 का अणु भार निकालना सिखा रखा है आपको, 98 होता है। तो 49 ही कम 49, 49 दूनी 98। तो इतने मोल आए हैं, इतने मोल। या फिर आप लिख सकते हो 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 मोल। ये आंसर है हमारा। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। अच्छा चलो, एग्जाम्पल नंबर 5, 42 ग्राम N में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 42 ग्राम N परमाणु है, में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, कर दोगे क्या क्वेश्चन? कर दोगे बेटे? देखो कैसे होगा। परमाणु है, मोलों की संख्या भार बटे परमाणु भार। भार कितना है? 42, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ये आए हैं 3 मोल। ये आ गया आंसर आपका। कितने मोल आए हैं? नाइट्रोजन परमाणु के 3 मोल आए हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। छठा एग्जाम्पल, 51 ग्राम
अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 51 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, कर दोगे क्या इस क्वेश्चन को? अब तो प्रैक्टिस होगी आपको। भाई, मोलों की संख्या भार बटे अणु भार से निकलेगी, क्योंकि अमोनिया एक अणु है। यदि आयतन देते तो हम लिखते आयतन बटे 22.4 वाला फार्मूला। भार कितना दे रखा है? 51 ग्राम। और अमोनिया का अणु भार कितना होता है? 14 और 3 17। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। 3 मोल। कितने मोल आए हैं? 3 मोल। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे, मुझे उम्मीद है कि मोल के बारे में आपका समझ विकसित हुआ होगा। आपको समझ में आया होगा कि मोल का क्या मतलब होता है, और मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, और मोलर आयतन का मतलब क्या होता है, और मोलों की संख्या यदि आपको दी गई है तो मोलों की संख्या से आप अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हो, परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हो, भार कैसे ज्ञात करते हो, या आप कह सकते हो कि द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हो, और यदि वो गैस है तो उसका आयतन कैसे ज्ञात करते हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान या भार या मात्रा दी गई है तो पदार्थ की मात्रा से आप मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हो। गैस का आयतन यदि आपको दिया गया है तो गैस में उपस्थित मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हो। इन सभी बातों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, और इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसलिए इन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कल भी मैं मोल के कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको कराऊंगा, और मोल से संबंधित ही होंगे, जो मोलों की संख्या से संबंधित। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक अगला, सांद्रता या कंसंट्रेशन। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।